हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे निरंतर भविष्य काल कहते हैं, कि नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के हिंदी वाक्य की पहचान करना और अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के हिंदी वाक्य की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस यानी निरंतर भविष्य काल के नकारात्मक वाक्य के हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो यहाँ पर हमको हिंदी वाक्यों में क्रिया के पहले वाक्य में नहीं शब्द होता है और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों में क्रिया के पहले और क्रिया के अंत को देखकर वाक्य की पहचान कर सकते हैं। तो जैसे कि उदाहरण है वह नहीं पढ़ रहा होगा। तो जैसा कि आप वाक्य में देख सकते हैं कि वाक्य में क्रिया के पहले नहीं शब्द है और क्रिया पढ़ यानी पढ़ना है और क्रिया के अंत में रहा होगा लगा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं, वह गृह कार्य नहीं लिख रही होगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में रही होगी लगा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं, हम बाजार नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ पर भी क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में रहे होंगे लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य की पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें क्रिया के पहले नहीं हो और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द जुड़ा हुआ हो, तो यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य होते हैं। हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए आगे अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो अंग्रेजी वाक्यों की पहचान हम मुख्य रूप से सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखकर कर सकते हैं। हमको अंग्रेजी वाक्यों में सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब शाल या विल लिखा हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में हमको नॉट लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद बी लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, ही विल नॉट बी रीडिंग। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब विल लगा हुआ है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद बी है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म है यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखकर पहचान सकते हैं कि ऐसे अंग्रेजी वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब शाल या विल लगा हुआ हो, उसके बाद नॉट लिखा हुआ हो, उसके बाद बी हो, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव के सेंटेंस होते हैं। चलिए आगे अगला एग्जांपल देखते हैं, शी विल नॉट बी राइटिंग होमवर्क। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में विल लगा हुआ है, उसके बाद नॉट है, उसके बाद बी है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं, वी शाल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। तो हम अंग्रेजी वाक्यों को मुख्य रूप से सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म को देखकर पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी वाक्यों को आसानी से पहचान कर इसका हिंदी में अनुवाद बना सकते हैं। तो चलिए हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद आगे हम
वाक्य संरचना यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। यानी हम अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे, यानी या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें अंग्रेजी के वाक्य को किस प्रकार से लिखना होता है, इसे समझते हैं। तो हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस में हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट के बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब शाल या विल, जो कि हमको सब्जेक्ट के अनुसार लिखना होता है। उसके बाद नॉट लिखना होता है, उसके बाद बी लिखना होता है, उसके बाद यदि विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव है तो उसे लिखना होता है। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद वाक्य में कोई अन्य शब्द हैं जैसे कि प्रतिदिन, रोज, इस प्रकार से, तो उसे हमको अंत में लिखना होता है। तो इस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शाल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि हमको सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। जैसे कि यदि हमारा सब्जेक्ट आई यानी मैं, वी यानी हम है, तो इन दो सब्जेक्ट के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब शाल लगाना होता है, यानी इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब शाल लगता है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। तथा जैसे हमारा सब्जेक्ट ही यानी वह लड़का, सी यानी वह लड़की के लिए यूज होता है जो प्रोनाउन इट यानी यह, नेम यानी नाम, यहाँ पर हम नेम सिंगुलर हो या प्लूरल हो यानी एक वचन हो यानी अकेला नाम हो, या प्लूरल यानी बहुवचन हो यानी दो या दो से अधिक नाम हो, उससे अधिक नाम हो। तथा यू यानी तुम या आप, दे यानी वे। तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब विल लगाना होता है, यानी हम ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो, यू, दे, इन सभी के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब विल लगता है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से हम इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं और हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। जैसे कि हमारा हिंदी वाक्य है वह नहीं पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर हम वाक्य को देखकर पहचान लें कि वाक्य में क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में रहा होगा लगा हुआ है, यानी इस प्रकार का वाक्य हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। तो हम यहाँ पर वह के लिए ही लिखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ही है तो विल लगाना होगा। उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्रिया पढ़ यानी पढ़ना है, तो हम यहाँ पर क्रिया का चौथा रूप यानी क्रिया के पहले रूप में ING लगा कर लिखेंगे, तो रीड का रीडिंग हो जाएगा। तो वह नहीं पढ़ रहा होगा, इसका इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा ही विल नॉट बी रीडिंग। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमारा अगला हिंदी वाक्य है वह गृह कार्य नहीं लिख रही होगी। तो यहाँ पर वाक्य में नहीं है और क्रिया के अंत में रही होगी है, तो यह हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव का सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार इसे इंग्लिश में अनुवाद करेंगे यानी अंग्रेजी में लिखेंगे। तो सबसे पहले वह के लिए हम सी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर गी लगा हुआ है, होगी यानी जो कि फेमिनाइन जेंडर यानी स्त्रीलिंग को बता रहा है, उसके लिए हम प्रोनाउन सी लिखेंगे वह के लिए। उसके बाद हम विल लगाएंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर वर्ब लिख यानी लिखना है तो हम राइटिंग लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो वह गृह कार्य नहीं लिख रही होगी, इसका इंग्लिश हो जाएगा सी विल नॉट बी राइटिंग होमवर्क। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हम बाजार नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ पर भी
हम सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम के लिए इंग्लिश में वी लिखेंगे और वी के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब साल लगाना होता है, तो साल लिखेंगे। उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट लिखेंगे, उसके बाद हम बी लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा कर लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हम बाजार नहीं जा रहे होंगे, इसका इंग्लिश हो जाएगा वी साल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। तो इस प्रकार से हम इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं और हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। साथ ही हम हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों की पहचान को ध्यान में रखकर हम वाक्यों को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।